हेलो ट्रेनीज, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और आप लोग पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बैटरी को चार्ज करने के कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, यानी कि बैटरी को चार्ज करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। वो सारे तरीके हम आज पढ़ने वाले हैं। ये बैटरी चार्ज करने के मेनली 5 तरीके होते हैं। लेकिन बैटरी को चार्ज करने से पहले आपको एक दो बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी चार्ज करने के लिए आपको हमेशा डीसी सप्लाई का ही प्रयोग करना है। तो पहले आप लोग ध्यान रखने योग्य बात याद रखेंगे। इसमें से सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा आप बैटरी को या फिर सेल को हमेशा डीसी सप्लाई से ही चार्ज करेंगे। अगर आपके पास एसी सप्लाई है तो आप पहले उसको डीसी सप्लाई में बदलेंगे, फिर आप उससे बैटरी को चार्ज करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपकी जो डीसी सप्लाई हो वो पल्सेटिंग डीसी ना हो, यानी कि उसमें एसी के आपके रिपल्स ना आ रहे हो, वो प्योर डीसी हो, इसकी आप कोशिश करेंगे। अगर प्योर डीसी ना हो तब भी आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन आपकी बैटरी की उससे लाइफ कम हो जाती है, क्योंकि बैटरी को उससे झटका लग सकता है। तो इसलिए कोशिश किया जाता है कि बैटरी को हमेशा डीसी सप्लाई से चार्ज किया जाए, वो भी प्योर डीसी से। तो एक बात को आप हमेशा याद रखेंगे कि बैटरी को हमेशा डीसी सप्लाई से ही चार्ज करेंगे। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरी चार्जिंग मेथड्स के। तो बैटरी चार्जिंग मेथड के मेनली 5 तरीके होते हैं। जैसे पहला होता है कांस्टेंट करंट मेथड, यानी कि स्थिर धारा विधि। इसमें क्या किया जाता है, आपकी बैटरी को स्थिर धारे पे चार्ज किया जाता है, यानी उसको एक कांस्टेंट करंट दे करके चार्ज किया जाता है। दूसरा होता है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसमें इस तरीके में आपकी बैटरी को एक कांस्टेंट वोल्टेज यानी कि एक स्थिर वोल्टेज पे चार्ज किया जाता है। जबकि तीसरा तरीका होता है रेक्टिफायर मेथड। इस मेथड में एक ऑटो ट्रांसफार्मर या किसी भी तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके एक रेक्टिफायर की सहायता से आपको बैटरी को चार्ज किया जाता है। उसके बाद से कुछ स्पेशल तरह के चार्जिंग मेथड होते हैं, जैसे कि आपका बूस्ट चार्जिंग या फिर ट्रिकल चार्जिंग। इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये मेनली 5 तरीके होते हैं किसी बैटरी को चार्ज करने के, तो हम इन पांचों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट करंट मेथड से। कांस्टेंट करंट मेथड से बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास एक डीसी सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास डीसी सोर्स नहीं है, यानी कि आपके पास कोई बैटरी नहीं है बड़ी जिससे आप दूसरी बैटरी चार्ज करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई डीसी जनरेटर नहीं है, तो फिर आपके पास जो भी एसी सप्लाई है पहले आप उसको एक रेक्टिफायर की मदद से डीसी में चेंज कर लेंगे, फिर आप कांस्टेंट करंट मेथड का प्रयोग करेंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दे रहा हूँ कांस्टेंट करंट मेथड वर्क कैसे करता है। उसके बाद से मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कांस्टेंट करंट मेथड का सर्किट डायग्राम है। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डीसी सप्लाई ले लेते हैं। अब डीसी सप्लाई आप किसी बैटरी से ले सकते हैं, किसी डीसी जनरेटर से ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई को आप रेक्टिफायर की मदद से डीसी में आप पहले कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एक यहाँ पे एक स्विच रहेगा, मेन स्विच, और इसके साथ आपका एक एम्पियर मीटर लगा रहेगा। और आपके इसका जो निगेटिव वाला टर्मिनल है, इस निगेटिव टर्मिनल में आपके लैंप लोड लगे रहते हैं। मान लीजिए सारे लैंप अगर 100 वाट के हैं तो ऐसे ही 4, 5 या फिर 10, 15 अपनी आवश्यकता अनुसार, जैसे आपकी बैटरी की रेटिंग होगी उस अनुसार आप यहाँ पे लैंप लगा लेते हैं। अब देखिए काम कैसे करता है। यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है
चार्जिंग के लिए। अब देखिए इसका नाम है कांस्टेंट करंट मेथड, यानी कि यहाँ पे आपको करंट को कांस्टेंट रखना है। तो करंट को कांस्टेंट करने के लिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपने इस स्विच को ऑन कर दिया, यानी कि दोनों स्विच आपके ऑन कंडीशन में है। लेकिन यहाँ से अगर ये चारों स्विच अगर ऑफ कंडीशन में है, जैसे ये स्विच अगर आपका यस हो गया, ये S1, S2, S3 और S4, अगर S आपका ऑन कंडीशन में है लेकिन S1, S2, S3 और S4 आपके ऑफ कंडीशन में है, इस स्थिति में यहाँ से कोई भी करंट होकर फ्लो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर आप मान लीजिए यहाँ पे S1 को अगर आप ऑन कर देते हैं, यानी कि अगर आप S1 को ऑन कर देते हैं तो आपका करंट ऐसे आएगा और इससे S1 से होते हुए ऐसे चला जाएगा, यानी कि आपका जो ये L1 लैंप है, L1, L2, L3, L4 चार लैंप है। यहाँ पे आपका जो L1 लैंप है वो आपका L1 लैंप जलने लग जाएगा। जब L1 लैंप आपका जलने लग जाएगा तो L1 लैंप की मान लीजिए कुछ रेटिंग होगी, जैसे 100 वाट, 150 वाट या फिर 200 वाट, 60 वाट, जो भी आपकी रेटिंग होगी उस रेटिंग के हिसाब से इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 240 वोल्ट की सप्लाई है, अगर 100 वाट का L1 है तो आपका 0.4 एम्पियर का आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अगर 0.4 एम्पियर करंट फ्लो होने लगता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो यानी कि आपका यहाँ पे करंट क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वो करंट क्या कर रहा है, इस लोड पे निर्भर कर रहा है, यानी कि ये जो आप लैंप लगाए हैं इस पे निर्भर कर रहा है। वैसे ही अगर आप एक के जगह पर अगर आप दो लैंप एक साथ ऑन कर देते हैं, जब दो लैंप एक साथ ऑन कर देंगे फिर आपका करंट भी बढ़ जाएगा और वो बढ़ा हुआ करंट आपका कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट क्यों रहेगा, क्योंकि वो करंट का मान आपके लोड पे निर्भर करेगा, ना कि बैटरी पे। अगर वो आपके इस लोड पे निर्भर करेगा तो लोड पे निर्भर करेगा, तो लोड की जितनी करंट की आवश्यकता होगी उतनी ही करंट इस पूरे सर्किट से आपके फ्लो होगी, और इतनी करंट इस पूरे सर्किट से फ्लो होगी तो इसी करंट से आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और साथ में आपका लैंप भी जलने लगेगा। अब बात करते हैं इसकी यूज कहाँ किया जाता है, यानी कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहाँ पे हाई वोल्टेज की सप्लाई हो, जहाँ पे हाई वोल्टेज हो। हाई वोल्टेज जैसे कि आपका 110 वोल्ट हो गया या फिर 220 वोल्ट हो गया, इतनी की आपकी सप्लाई आ रही हो, जबकि आपकी बैटरी 6 वोल्ट की हो, 12 वोल्ट की हो, आपकी बैटरी की क्षमता कम हो और आपकी जो सप्लाई हो बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे आप इस तरह इस मेथड का प्रयोग करते हैं, कांस्टेंट करंट मेथड का। अब देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके का एक फायदा और है कि इसका दूसरा यूज आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी है, अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी है तो आप सीरीज में उनको जोड़ सकते हैं, यानी कि आप उनको सीरीज में लगा के एक से ज्यादा बैटरी 2, 3, 4, 5 कितना भी आपके पास बैटरी हो, 10 बैटरी हो, उनका आप सीरीज में जोड़ के एक साथ आप चार्ज कर सकते हैं। यानी कि एक से ज्यादा बैटरी को अगर एक साथ चार्ज करना हो एक ही चार्जर से तो वहां पर भी कांस्टेंट करंट मेथड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कांस्टेंट करंट मेथड में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो हाई होता है, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हम यहाँ पे करते हैं कि जो हमारे ये बैटरी है इसका जो डिस्चार्जिंग रेट है, यानी कि जिस रेट से डिस्चार्ज हो रहा है उसको चार्जिंग रेट के बराबर रखा जाता है सुरक्षा के लिए। यानी कि अगर आपकी बैटरी की लाइफ को अच्छा रखना है, लंबे समय तक बैटरी चलाना है, तो आपकी बैटरी की डिस्चार्जिंग रेट वो चार्जिंग रेट के बराबर अगर आप रखेंगे तो आपकी बैटरी बहुत अच्छा काम करेगी और आप फिर कांस्टेंट करंट मेथड पे आप बैटरी चार्ज करेंगे तो उससे बैटरी की लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद से मैं आप लोग बताने वाला हूँ कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड से बैटरी कैसे चार्ज करें। एक कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहाँ पे आपके बैटरी की रेटिंग से आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज्यादा हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। जैसे आप कांस्टेंट करंट मेथड में क्या देखते थे, 6 वोल्ट की बैटरी है या फिर 12 वोल्ट की बैटरी है और आपकी सप्लाई 110 वोल्ट की, यानी कि लगभग उससे 10 गुना, 15 गुना या 20 गुना ज्यादा है। जबकि ऐसी स्थिति में क्या होता है,
इस स्थिति में ऐसा होता है कि आपकी जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपके बैटरी के रेटेड वोल्टेज से थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे आपके 6 वोल्ट की बैटरी है तो आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है या 15 वोल्ट है, यानी कि लगभग 1.5 से 2 गुना या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग 2 गुने के लगभग अगर आपका सप्लाई वोल्टेज हो तो वहाँ पे इस मेथड का प्रयोग किया जाता है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का। तो ये कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में किया जाता है, इसका सिंपल सा एक तरीका है कि उसके श्रेणी क्रम में एक रियोस्टेट लगा दिया जाता है। अब रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध लगा देंगे तो क्या होगा, उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आप वोल्टेज ड्रॉप को आप परिवर्ती प्रतिरोध है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको वोल्टेज ड्रॉप कितना कराना है। अब उसके अनुसार आप बैटरी क्षमता के अनुसार आप वोल्टेज ड्रॉप करा लेंगे कि हमारी बैटरी के इतने चार्जिंग पे वो सेफ है, तो आप उतनी क्षमता के अनुसार आप वोल्टेज ड्रॉप करा लेंगे और अपनी बैटरी को चार्ज कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक डीसी सप्लाई है, डीसी सप्लाई आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं। उसके पास एक स्विच है, ये एक स्विच है, ये एम्पियर मीटर है, एक वोल्ट मीटर है, और ये आपका रियोस्टेट है। रियोस्टेट यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध, और ये आपकी बैटरी है जिसको कि आपको चार्ज करना है। देखिए यहाँ से आपकी जो सप्लाई आ रही है उस बैटरी की रेटिंग से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा दिए। अब रियोस्टेट लगा दिया गया है तो इसको आप आगे पीछे कर करके यहाँ वोल्टमीटर पर आप देखते रहेंगे, वोल्टमीटर पे देख लेंगे कि आपकी इसको आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर लेंगे, और जब आपका रेटेड वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, यानी कि जितने वोल्ट पे आपको बैटरी को चार्ज करनी है, जब उतनी आपको सप्लाई मिल जाएगी फिर आप बैटरी को कनेक्ट करके आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये होता है आपका कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर मेथड से बैटरी को चार्ज करना। देखिए रेक्टिफायर मेथड से बैटरी को चार्ज करने की आवश्यकता तो पड़ती है जब हमारे पास एसी सप्लाई हो, और जब हमारे पास एसी सप्लाई हो तो आप जानते हैं कि इंडिया में एसी सप्लाई 240 वोल्ट पे होती है, और हमारी बैटरी जो है वो 6 वोल्ट की होगी या 12 वोल्ट की होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक या तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे या फिर उस रेंज का कोई ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे। उसके बाद से आप उसको क्या करेंगे, आप उसको स्टेप डाउन वोल्टेज करेंगे, यानी वोल्टेज को स्टेप डाउन करेंगे। स्टेप डाउन करने के बाद से आप उसके साथ एक रेक्टिफायर सर्किट लगाएंगे। रेक्टिफायर सर्किट लगाने के बाद से क्या होगा, आपका जो एसी सप्लाई है वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आपका एसी सप्लाई डीसी सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आप उस सप्लाई से आप अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी सप्लाई ही चाहिए होता है। यानी कि रेक्टिफायर मेथड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे पास एसी सप्लाई हो और हमको बैटरी को चार्ज करना हो, तब हम रेक्टिफायर मेथड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमारे पास ये एक एसी सप्लाई है, हमारे पास एसी सप्लाई है, ये इसका फेज है, ये इसका न्यूट्रल है। अब एसी सप्लाई के बाद से हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब ये होता है कि प्राइमरी साइड इसका हाई वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी साइड इसका लो वोल्टेज रहेगा। यानी कि प्राइमरी में अगर आप ज्यादा वोल्टेज देंगे तो सेकेंडरी में वो आपको कम वोल्टेज देगा। ये होता है स्टेप डाउन वोल्टेज, सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये पूरा इतना। उसके बाद से आपका आता है एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए अब इसका जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आपको मिल रहा है उस आउटपुट को आप लगाएंगे एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर पे। ये आपका D1 है, D2, D3 और D4। ये D1, D2, D3, D4 आपका डायोड है, और इन्हीं 4 डायोड से मिलकर आपका फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना होता है। तो ये इतना आपका हो जाएगा। फुल ब्रिज रेक्टिफायर
और ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है, वो एसी को डीसी में बदलता है, वो भी फुल वेव में, यानी कि उसमें आपका हाफ वेव नहीं मिलता है, फुल वेव मिलता है, यानी कि जितना आपका इनपुट में देंगे लगभग उतना उतना आपको आउटपुट में भी मिलता है, वो भी डीसी। तो देखिए यहाँ से अगर आपका फुल वेव, यहाँ से अगर आपका ये इसका एनोड है तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ पे आपको निगेटिव आउटपुट मिलेगा, यानी कि यहाँ से आपका पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आएगी और यहाँ से आप बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ से आपकी निगेटिव सप्लाई यहाँ से होते हुए यहाँ आएगी, यहाँ से आप निगेटिव सप्लाई इसको कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से आप रेक्टिफायर मेथड से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद जो चार्जिंग का अगला तरीका है वो है बूस्ट चार्जिंग। बूस्ट चार्जिंग को आप ऐसे समझिए कि जैसे कोई इंसान सो गया हो और वो जग ना रहा हो 2 बार बुलाने पे, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको एक बार झकझोरते हैं। झकझोरते हैं तो क्या होता है, वो जग जाता है। ऐसे ही एक बैटरी के साथ होता है, और बैटरी को आपने लंबे समय तक छोड़ दिया है तो लंबे समय तक छोड़ देने के बाद से वो चार्ज नहीं होता है दोबारा से, डिस्चार्ज हो जाने के बाद से। ऐसा अधिकतर आप देखते होंगे, कार हो गया, कोई ट्रक हो गया, या फिर घर की पुरानी बैटरी हो गई जो लंबे समय से यूज न की गई हो, 2 महीने 3 महीने से, तो वो जब आप दोबारा उसे चार्ज में लगाते हैं फिर यूज करना चाहते हैं तो यूज नहीं होता है, यानी कि वो काम नहीं करता है। तो उसको कहा जाता है कि इसको बूस्ट करना पड़ेगा। तो बूस्ट करने का मतलब ये है कि उसको झकझोरना पड़ेगा। झकझोरने का मतलब से यहाँ पे ये नहीं है कि आप बैटरी को पकड़ के हिला देंगे, यहाँ पे बैटरी को पकड़ के हिलाना नहीं है। यहाँ पे आपको बूस्ट करने का मतलब ये है कि आपको उसको हैवी करंट शॉर्ट टर्म के लिए देना है। जैसे देखिए बूस्ट करंट में, सॉरी बूस्ट चार्ज में क्या करना होता है, आपको हैवी करंट फॉर शॉर्ट पीरियड। जैसे आप किसी को जगा रहे हो तो क्या करते हैं, आप उसको एक बार झकझोर के उठा देते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप उसको झकझोरते रहते हैं कि उठ जाओ उठ जाओ। वैसे ही ये है बैटरी के साथ कि आप उसको हैवी करंट देंगे लेकिन बहुत ही कम समय के लिए, जैसे 1 मिनट या फिर 2 मिनट, इतने समय के लिए आप उसको हैवी करंट दे करके उसको चार्ज किया जाता है। तो इसको कहा जाता है बूस्ट चार्जिंग, यानी कि आपकी बैटरी अगर चार्ज ना हो पा रही हो ज़्यादा समय से रखी रहने के कारण, तो उस वहाँ पे आपका बूस्ट चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद से जो अगला तरीका आता है वो आता है आपका ट्रिकल चार्जिंग। देखिए ट्रिकल चार्जिंग का मतलब ये होता है, जैसे आप किसी बैंक वैंक में गए होंगे या फिर किसी अस्पताल में गए होंगे, अस्पताल में ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पे स्टैंड बाई में बैटरी रखी होती है। स्टैंड बाई में बैटरी का रखने का मतलब होता है इमरजेंसी में बैटरी को रखा रहना। इसका मतलब ये हो कि मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है कि अचानक से बारिश आने लगती है जिसकी वजह से बिजली व्यवस्था रुक जाती है या फिर किसी कारण से बिजली आना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपका इन्वर्टर तो है ही, लेकिन इन्वर्टर के अलावा आपके पास 1-2 दिन की और व्यवस्था होनी चाहिए कि जब तक आपकी बिजली व्यवस्था वापस ठीक ना हो जाए 1-2 दिन में, तब तक आपका काम चलता रहे। वरना अगर अस्पतालों में अगर ऐसा होने लगे तो वहाँ बिजली व्यवस्था रुक जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो वहाँ पे स्टैंड बाई में बैटरी रखी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी बैटरी रख देने से आपका काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि बैटरी जब आप रखेंगे तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो धीरे धीरे वो आपका डिस्चार्ज होता जाएगा। फिर अगर आप उसको लंबे समय तक रख देंगे तो फिर वो दोबारा चार्ज भी नहीं होगा, फिर ये भी आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए किया ये जाता है कि उसका जो आपका रेटिंग करंट है, जितने उसके करंट पे आपको चार्ज करना है उसके 0.05 से 0.01% करंट से उसको चार्जिंग करंट से हमेशा जोड़ कर रखा जाता है। ये इतना करंट उसका करता क्या है, एक तो आपकी बैटरी पहले से फुल चार्ज करके रख दिया जाता है, पहले एक बार आप फुल चार्ज कर देंगे तब रख देंगे, उसके बाद से उसको 0.05 से 0.01% तक की करंट से आप उसको हमेशा सप्लाई से जोड़ देंगे, जिसकी वजह से होता ही है कि उसके बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितना भी उसकी लॉसेस होते हैं वो उसकी भरपाई इससे हो जाती है और बैटरी हमेशा आपकी फुल चार्ज बनी रहती है, जिसकी वजह से होता है कि जब कभी भी आपको इमरजेंसी के अवस्था में आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ती है तो आपको बैटरी जो
रहती है वो चार्ज अवस्था में मिलती है आपको, उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और स्टैंड बाई में रखने का मतलब यही हुआ कि जब आपको आवश्यकता हो तब आपको वो मिल जाए, उस समय आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए तो आप स्टैंड बाई में रखेंगे। और स्टैंड बाई में रखने के लिए आपको हमेशा उसको चार्ज रखना पड़ेगा। यानी कि अगर बैटरी को आपको आपातकालीन स्थिति के लिए बचा कर रखना हो, जब आपको आवश्यकता हो तब यूज करना हो, तो उसके लिए आपका ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और साथ में अगर आपका कोई सुझाव हो तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए।